हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से एक नई कहानी स्टार्ट हो जा रही है। एक नई कहानी स्टार्ट होने का मतलब है कि आज से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स क्लास 12th का। एक्चुअली जो ये पेंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है पूरे कंट्री के साथ में, इवन मैं बोलूँ तो पूरे वर्ल्ड के साथ में, तो गलत नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में ऑफलाइन पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है और क्लासेस में बच्चों को क्या अभी ऑनलाइन पैटर्न पे आ रहे हैं। पर एक जो सच्चाई है, कड़वी ज़रूर है कि ऑनलाइन कभी ऑफलाइन का फील नहीं दे सकता। मतलब ऑफलाइन की पढ़ाई ऑनलाइन से कहीं 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 बेहतर है, ये अपना मेरा मानना है। तो पर क्या करें, अभी पेंडेमिक है, जब तक ये हमारी कोरोना की बीमारी चल रही है तब तक हम लोग ऑनलाइन करते हैं। आगे कंटिन्यू वीडियोस बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये भी मुझे नहीं पता है, वो मुझे टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है उस पर डिपेंड करेगा। अभी मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आगे टाइम नहीं मिलेगा तो वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा, तो वो तो वक्त की बात है। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं जो हमें पढ़ना है। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 11th में कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा क्लास 11th में कि फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं। ये रियलिटी है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, स्कूल नहीं गए, मास प्रमोशन हो गया। देखो मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि जो ये खामियाजा है ये गवर्नमेंट नहीं, आप भुगतोगे। मतलब आगे कहीं ना कहीं इसको पढ़ना है आपको, मतलब करना आपको ही। अभी कर लोगे तो आगे से बच जाओगे, तो अभी कर लो, ठीक है। और दूसरा कंसर्न ये है कि जो 11th के बच्चे 12th में आ गए हैं, एक्चुअली उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमरीश शुक्ला। स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। कितने लेक्चर आएंगे ये मुझे भी नहीं पता है, पर सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा पक्का, ठीक है। हर एक चीज़ें पढ़ाई जाएगी। एक बेसिक फिजिक्स का पढ़ाऊंगा, बेसिक के बाद आपका एडवांस लेवल, एडवांस का मतलब बोर्ड लेवल, बोर्ड लेवल के बाद फिर आपके जेई और नीट में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो डिस्कस होगा। यानी कहने का मतलब कंप्लीट फिजिक्स यहाँ पे आप पढ़ोगे। बेसिक, कंसेप्ट, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, बोर्ड क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन, जेई क्वेश्चन, जेई मेंस एंड एडवांस, दोनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होंगे। सो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर नंबर 1। तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, ठीक है, रुका हुआ। रुका हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो यहां से डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या फाइंड आउट होती है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको बोलूं मैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल ही तो होता है। इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो मतलब है तो चार्ज ही ना। तो स्टडी ऑफ हम इलेक्ट्रॉन ना कर रख के यहां पे लिख सकते हैं चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। अब ब्रैकेट में आप डाल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स। स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? एट रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन पे। क्या सर कैपिटल है? नो 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 नो, गलत बात, ठीक है। एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। बहुत सी बुक्स में डेफिनेशन मिलेंगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द चार्जेस, ठीक है। तो बुक्स क्या होती है? सारी बुक्स सही हैं, सब अपने अपने डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम फिजिक्स में हमेशा कोशिश करो कि सबसे छोटी डेफिनेशन निकालो और वो सारी मीनिंग आपको दे रही हो, हर तरीके की मीनिंग दे रही हो, वो डेफिनेशन निकालते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हमने बात की चार्जेस की, स्टडी ऑफ चार्जेस की। तो चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें चार्जेस को पढ़ना पड़ेगा कि चार्जेस क्या होते हैं। तो आ जाओ चार्जेस के बारे में देखते हैं बेटा, क्या होते हैं चार्जेस। तो अगर मैं बोलूं चार्ज क्या होता है तो यहां पे देखो चार्ज क्या होता है।
चार्ज इज ए इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मैटर, इसी को ब्रैकेट में डाल लो, मैटर। यानी कि चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है लाइक मास, जैसे कि मास होता है। अब कंसर्न ये है कि इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया अंदर वाली प्रॉपर्टी। इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया अंदर वाली प्रॉपर्टी। अंदर वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदर वाली प्रॉपर्टी का मतलब जिसको फर्दर कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। जैसे मास मेरा क्या था? एक चार्ज की प्रॉपर्टी थी। अब मास को आप फर्दर कैटेगराइज नहीं कर सकते। फर्दर का मतलब जैसे मेरा मान लो मास 50 kg है, तो किसी ने पूछा 50 क्यों है, 58 क्यों नहीं है, 49 क्यों नहीं है? अरे भाई 50 है तो है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरी एक प्रॉपर्टी है चार्ज। कैसी प्रॉपर्टी? इंस्ट्रिंसिक। इंस्ट्रिंसिक का मतलब विच कैन नॉट बी फर्दर कैटेगराइज, मतलब इतने अंदर तक, अंदर वाली प्रॉपर्टी, अब उसको फर्दर कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। चार्ज के बारे में तो हमारी डेफिनेशन हो गई, पॉइंट बनाते चलो। दूसरी अगर बात करें हम क्या होते हैं, तो चार्जेस आर टू टाइप्स। चार्जेस आर टू टाइप, ठीक है। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? पढ़ते आए हो बचपन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखो, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात होती है, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं होता और कोई भी चार्ज नेगेटिव नहीं चार्ज होता। होता है एक्चुअली, खेल सारा इलेक्ट्रॉन का होता है। मैटर समझो, अगर मेरे पास दो बॉडी हैं और इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे चला गया, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे, यहां समझो बार बार ये बातें आएंगी अभी। मान लो एक बॉडी मेरी ए है, एक बॉडी मेरी बी है, ठीक है। दोनों न्यूट्रल केस में हैं, दोनों न्यूट्रल केस में। यहां से एक बॉडी पे चार्ज जो है इधर चला गया, ए से बी में चला गया, तो बी पहले से न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया इसके पास, तो इसके क्या हो गया? निगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। ए की बात करो, पहले से न्यूट्रल पे था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ए बॉडी जो थी, ऐसा नहीं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज कोई आ गया, एक्चुअली इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बी पहले न्यूट्रल था, ऐसा नहीं कोई निगेटिव चार्ज आ गया, हाँ आ तो गया ही, एक्चुअली इसके पास प्रोटॉन के कंपैरिजन में, पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में निगेटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। बात समझ में आई? तो इसको हम बोल सकते हैं यहां पे क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो खेल सारा इलेक्ट्रॉन का ही होगा। अगर शॉर्टेज हो गई इलेक्ट्रॉन की तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी, अगर एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी, ठीक है। तो सारा खेल मेरा बॉडी का ही है। अच्छा, अब एक और कंसर्न यहां पे आता है, ठीक है, क्या कि सर आपने ये तो बता दिया, पर चार्ज को मेजर किस में करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो 10th में पढ़ा है क्या कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये हमने पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। मतलब चार्जेस के केस में क्या? क्यू, तो क्यू सिंबल मिल गया हमें, हम 10th से ही लेके आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? चार्ज आर रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, ठीक है। देखो हम लोग बहुत बेसिक चीजें इस लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत बेसिक लेक्चर। मतलब ये लेक्चर आप सपोज कर लो कि ऐसा है
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हमको कौन कौन सी बातें आनी चाहिए वो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। जिसको ये बेसिक आता हो वो वीडियो ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो से ज्वाइन करोगे तो वहाँ से भी बातें समझ में आएंगी, लेकिन ये बेसिक आना चाहिए। अच्छा, तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, बहुत बढ़िया। यूनिट क्या होती है? अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो बेटा होती है कूलाम्ब एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल C। क्लियर है? कूलाम्ब क्या होता है? जैसे न्यूटन किसी साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने अपने नाम पे N रख दिया था, वैसे ही कूलाम्ब किसी साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम पे C रख दिया। ठीक है, चार्ज को इसमें मेजर करेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। अब एक बात और होता है, देखो यहीं पे लिख लो, या ये प्रॉपर्टी में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तो मतलब एक बेसिक है, आप 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हो चीज़ों को। सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस आप बोलते हो इसको, सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर and opposite charges are attract to each other। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ इसका कि प्लस प्लस वाले चार्ज माइनस माइनस वाले चार्ज जो सेम हैं वो रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर करेंगे। जो अपोजिट चार्जर है, मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी ले लो, अपोजिट वाले क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फोकस करना। इस पे क्या ये इंपॉर्टेंट है इसमें, अब मैं लिख रहा हूं पहले, फिर बाद में समझाता हूं। द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब मतलब समझना इसका, द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्या यह पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज हो लेकिन मास ना हो? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास होगा ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और पार्टिकल है तो उसका मास तो होगा ही होगा। तो मतलब चार्ज है तो मास होगा, ये बात कंफर्म है, 100%, 100% सही है कि अगर चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा उस मटेरियल, बिकॉज चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इलेक्ट्रॉन जाए तो वो अपना मास छोड़ के जाए, मास तो लेके ही जाएगा। बिना, अगर मास नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। मतलब कहने का हुआ कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो मास उसका 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा ही होगा, कुछ भी कर लो आप। तो इस पॉइंट को इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा, द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब इस चीज को समझना आप, चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कोई भी चार्ज होगा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर मास एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्लियर? मतलब चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा पर मास एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर मैं केस बोलूं किसका? बैटरी का, जो कार में लगती है, ठीक है, सॉरी क्या बोला, हाँ, जैसे मैंने बोला, मैं केस बोलूं किसका, थोड़ा सा दिमाग क्या डिस्टर्ब है अभी, तो इसलिए ऐसा, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं बात करता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं मैं न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन के पास क्या मास है? न्यूट्रॉन के पास मास है, मास होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है, बट क्या उसके पास चार्ज होता है? नहीं, न्यूट्रल होता है। मतलब मास था न्यूट्रॉन के पास पर चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। तो ये बात सही हो गई कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। न्यूट्रॉन के पास मास था पर चार्ज नहीं था, तो इसलिए मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के, लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना मास के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसको इंपॉर्टेंट में ही टिक कर लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
अब ये बातें तो समझ में आ गई कि भाई मास जो है बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है और चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और यहाँ पे हम लोग कर लें कि चार्ज क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, ये सब पढ़ चुके हो आप, फिर भी बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, विच डजंट हैव डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में फिजिकल वो फिजिक्स की क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, इनका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो मतलब चार्ज का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। भाई इतना चार्ज है, मेरा मोबाइल चार्ज है, अब कितना चार्ज है, किस तरफ चार्ज है, किस डायरेक्शन में चार्ज है, इससे मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो मतलब बस चार्ज है। क्लियर? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब स्केलर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट हैव डायरेक्शन बट विच हैव द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया जैसे कि भाई मेरी बैटरी चार्ज है, अब मेरी बैटरी कोई भी बैटरी हो सकती है, वो चार्ज है। अब चार्ज है किस डायरेक्शन में चार्ज, ऐसा कोई मतलब होता है नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि चार्ज कुछ नहीं होता है, चार्ज केवल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके पास एक्सेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। लिख दो यहां पे, ये होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये होता है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्टेज हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, चला गया तो शॉर्टेज हो गई, और जिसके पास आ गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो आपको बेटर लगे वो कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। नोट कर लिया होगा? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो मैंने कुछ बेसिक बातें आपको चार्जेस के बारे में बताई। अब बात कर लेते हैं। देखो मैंने एक पॉइंट लिखा था क्या, कि चार्ज इज ए इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक मास। अब मास के जैसा मैंने बोला, तो एक पॉइंट तो मैंने इसमें बताया आपको क्या, मैंने आपको एक पॉइंट ये बता दिया कि मास जो होता है वो चार्ज के बिना रह सकता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो क्या और भी कोई डिफरेंस है इसमें, क्योंकि दोनों किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। तो मास और चार्ज में देख लेते हैं और क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। तो लिखो, ठीक है, चार्जेस आर 2 टाइप, चार्जेस आर 2 टाइप। ये दोनों टाइप दुनिया जानती है बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पर अगर मास की बात करें तो मास, ठीक है, नेवर बी नेगेटिव। लिख लो, भी समझा रहा हूं पॉइंट को। नेवर बी नेगेटिव, इट इज ओनली एंड ओनली पॉजिटिव, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। मतलब समझना, चार्ज 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर मास हमेशा पॉजिटिव होता है। कब, जैसे मैंने बोला मेरा मास 40 kg है, मैं क्या ये बोल सकता हूँ मेरा मास -40 kg है? जैसे आपकी मम्मी मान लो कहीं मार्केट में जा रही हैं, ठीक है, और आपको कुछ मंगाना है, मंगाना मतलब सपोज कर लो आपको किचन के लिए कुछ मंगाना है, शुगर मंगाना है मान लो, तो आप उनसे क्या ये बोलते हो कि मुझे -2 kg शुगर ले आओ? नहीं। या मेरे लिए मम्मा -4 kg वाला केक ले आना? नहीं, आप 4 kg बोलते हो। मतलब देखो मास क्या होता है, मास पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल जब, अगर पार्टिकल आप नहीं होगा तो मास 0 हो जाएगा, पार्टिकल होगा तो कुछ ना कुछ मास होगा, और कुछ ना कुछ मास होगा। क्या नेगेटिव, पार्टिकल नहीं है तो 0 होगा ना, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो मास इसलिए नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप मार्केट जाते हो तो शुगर लेते हो तो -2 kg नहीं लेते हो,
ठीक है, या तो नहीं लेते हो तो जीरो, लेते हो तो कुछ ना कुछ उसका मास होगा। ठीक है, ये बात कंसर्न हो गई। अब दूसरा, अब ये बात समझना, ये थोड़ा काम की बात है अगर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब ध्यान से देखना, अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, मूव मतलब स्पीड में है, तो उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये चार्ज बॉडी है, चार्ज का मतलब मान लो इसके एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यही तो मतलब हुआ। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज इस बॉडी पे है। ये बॉडी मूव कर रही है स्पीड से, ठीक है, ये मतलब मूवमेंट में है, मोशन में है। तो अगर ये मोशन में होगी तो इसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वही रहेगा, पर इसके मास पे फर्क पड़ जाता है, इसका मास बढ़ जाएगा। अगर कोई बॉडी मान लो ये 1 kg का है, तो अगर ये मोशन में आ गई तो इसका मास 1 kg से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, या मतलब डिपेंड करता है वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी स्पीड से मूव कर रही है। तो अब इस पॉइंट्स को थोड़ा लिखते हैं कि मास ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, या ऐसे लिखो, मास डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मास depends upon the speed of particle। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बोला m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1-v²/c²। मतलब ये फॉर्मूला है, अगर आपने कहीं सही जगह 11th में फिजिक्स पढ़ी है तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। ठीक है, ये m क्या है, ये m है मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट, ये वाला m क्या है, m0 मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सॉरी, ये मास ऑफ पार्टिकल इन मोशन, यानी कि मूविंग पार्टिकल का मास है, और ये मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट है। अब ध्यान से देखना, अभी तक जब क्लास 11th में आप पढ़ते थे फिजिक्स, तो उसमें आपकी जो स्पीड होती थी, अच्छा c और v के बारे में भी देख लो क्या है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट, एंड v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी तक हम लोग जब क्लास 11th में पढ़ते थे तो क्लास 11th में जो हमारी स्पीड ऑफ पार्टिकल होती थी वो बहुत कम होती थी। बहुत कम का मतलब हम कैसे पढ़ते थे, या तो कार के बारे में पढ़ते थे, कार मोशन में है, एक ट्रेन मोशन में है, रिलेटिव वेलोसिटीज पढ़ते थे, एक कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 km/h नॉर्थ टू वेस्ट, यही सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते थे। मतलब स्पीड ये v बहुत कम होता था एज कंपेयर टू c। c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 के आगे 8 जीरो लगाओ, उतने मीटर पर सेकेंड, और हम लोग तो km/h में पढ़ रहे हैं, तो यानी कि बहुत फास्ट स्पीड हो गई एज कंपेयर टू v। c इज वेरी वेरी लार्जर देन एज कंपेयर टू v। इसका मतलब समझना थोड़ा सा, मैंने बोला कि v बहुत छोटा है। v हम लोग कैसे पढ़ते थे, हम लोग ऐसे पढ़ते थे, v 10 अपॉन मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, ऐसे पढ़ते 10 मीटर पर सेकंड, और c कितना है, 3 × 10⁸। तो अगर मैं बोलूं अब ये स्क्वायर करना है, v² अपॉन c², तो अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10, ठीक है, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 100। समझाना जो चाह रहा हूं वो देखना, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और 9 के आगे 8 16, ठीक है, 8 × 2 16, यानी कि 10⁻16, यानी कि 16 जीरो लग जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरा बोर्ड भर गया। अब ध्यान से देखो, इस नंबर को इतने नंबर से डिवाइड करना है, इस नंबर को इतने नंबर से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू बेटा बहुत छोटी आएगी। बहुत छोटी का मतलब 0.000000000, पता नहीं कितने जीरो लगने के बाद कहीं 1 आएगा कि भी नहीं आएगा, मतलब इतनी वैल्यू जीरो है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। मतलब
v की वैल्यू हम लोग 11th में पढ़ते थे तो बहुत छोटी होती थी एज कंपेयर टू c, तो ये v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता था। तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और रूट 1 क्या होगा 1। तो अगर मैं बोलूं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m नॉट बाई 1, क्योंकि रूट 1 आया था। ठीक है, तो m इज इक्वल टू m नॉट, यानी कि उस केस में फिर हम लोग इसको मैटर नहीं करते थे, जो मूविंग मास था वो रेस्ट मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे सिनारियो चेंज है, यहाँ पे सिनारियो बिल्कुल चेंज है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे v की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वहाँ पे हम लोग क्वांटम लेवल पे नहीं पढ़ते थे, पर यहाँ पे हम लोग फिजिक्स एक क्वांटम लेवल पे पढ़ेंगे। छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी कम नहीं होती है, छोटी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है तो अब v बाई सी की वैल्यू इतनी छोटी नहीं आएगी, क्योंकि v की वैल्यू अब थोड़ी बड़ी होगी, न्यूमिनेटर थोड़ा बड़ा होगा, तो ये 0 के अप्रॉक्स नहीं आएगी, कुछ आएगी। ठीक है, अब समझना कुछ आएगी का केस क्या होता है। ठीक है, अब आएगी के केस का मतलब हुआ कि v की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। तो v की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, मैंने मान लो कि v की वैल्यू थोड़ी बहुत ज़्यादा है और c की वैल्यू से। तो अब मैंने ऐसा बोला, देखो कुछ भी आएगी, v की वैल्यू कितनी भी ज़्यादा हो जाएगी c से तो कम ही रहेगी, क्योंकि c स्पीड ऑफ लाइट है, इससे ज़्यादा तो v हो नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब न्यूमिनेटर हमेशा छोटा ही रहेगा डिनोमिनेटर से। तो इस v स्क्वायर c की वैल्यू v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। अब 1 से कम आएगा का मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने बहुत आ गई तो 0.75, वैसे इतनी भी नहीं आएगी। मैंने मान लो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, तो अगर इतनी आ गई तो ये जब 1 से सब्सट्रैक्ट होगा 0.7 तो कितनी आएगी 0.25। अब देखो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, तो जब 1 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो भी 1 से कम आएगी। अब √25 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब यानी कि ये v स्क्वायर स्क्वायर रूट में है। देखो मैंने क्या बोला, ये फार्मूला नीचे का डिनोमिनेटर देखना, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा, न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर ये हमेशा बड़ा होगा इससे, तो इसकी इन टोटल की वैल्यू तो छोटी होगी ना 1 से। तो मान लो मैंने 1 माइनस इसकी वैल्यू मान लो 0.75 आ गई, ऐसा मान लो, तो ये आ जाएगी 0.25। अब इस रूट 0.25 का भी स्क्वायर रूट लोगे तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, मान लो 0.55 0.5 ऐसे मान लो अप्रॉक्सीमेटली आएगी, ये नहीं आएगी पर मान लो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगी। ठीक है, या मान लो ये जो भी निकल के आया, यहाँ से जो भी निकल गया उसकी वैल्यू 0.25 हो गई, इस टोटल की वैल्यू 0. मतलब इस टोटल की वैल्यू स्क्वायर रूट निकालने के बाद कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। 1 से ज़्यादा का मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमेशा वैल्यू 1 से कम ही आएगी। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू हमेशा v से ज़्यादा होगी, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वो भी 1 से कम होगा। मतलब 1 से कम होगा, वो नंबर हमने एग्जाम्पल के लिए 0.25 ले लिया। तो अब देखो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m0 अपॉन नीचे की वैल्यू 0.25 हो गई, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, 25 1 जा 25 4 जा, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m0। मतलब मूविंग मास इज 4 टाइम देन द रेस्ट मास, यानी कि मूविंग मास रेस्ट मास का 4 गुना ज्यादा हो गया, 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि मूविंग मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास रेस्ट मास से ज्यादा होता है। तो हम डिफरेंस में इसको भी लिख सकते हैं कि मास डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की स्पीड कितनी उस पर डिपेंड करता है। 11th में भी डिपेंड करता है, पर वहां स्पीड बहुत कम होती तो हम m लगभग m0 के बराबर हो जाता था। ठीक है, तो मास ऑफ डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और कैसा डिपेंड करता है, मास ऑफ या मूविंग मास, ऐसे बोल सकते हैं, मूविंग मास इज ग्रेटर देन रेस्ट मास, यानी कि m की वैल्यू m0 से ज्यादा होगी। ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, और इसकी सेहत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने बोला चार्ज, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उस बॉडी पे तो 1 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज रहेगा, कितना भी मोशन कर ले। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इट डज
डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टिकल की स्पीड का इसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी क्या होगा, उसका मास बढ़ जाएगा। तो स्पीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमेशा मूविंग मास जो होता है वो रेस्ट मास से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट कर लो कर लो कर लो भाई, कर लिया। अच्छा, तो हमने देख लिया मास डिपेंड करता है स्पीड पे, कैसे करता है, ऐसे करता है। अब ये क्या है, ये रिलेशन है रेस्ट मास का और मूविंग मास का। ये कहां से आया, क्लास 11 से आया। क्लास 11 में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपने अच्छी जगह पढ़ा है, अच्छे कोई टीचर से पढ़ा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिजिक्स का टीचर ये बताए बगैर आगे निकल जाए। यही सब तो फिजिक्स की जान है, और होता क्या है फिजिक्स में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। हमें ये तो पता पड़ गया बेटा, हमें ये तो पता पड़ गया कि जो चार्ज होता है वो कुछ नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यानी कि एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन भी मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ये बनता है कि मान लो मेरे पास 2 बॉडी हैं, मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ए से बी पे इलेक्ट्रॉन गया, अब 1 गया 2 गया जो भी गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो बी वाली कैसी निगेटिव चार्ज हो जाएगा, बी बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। ए वाली कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे आता है कि ध्यान से देखो, ये नहीं आता कि कौन सी निगेटिव, ये भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम बॉडी ए टू बी, विच बॉडी इज निगेटिव चार्ज एंड विच बॉडी इज चार्ज बाय पॉजिटिवली चार्ज। तो हम बोल सकते हैं बॉडी ए इज चार्ज बाय पॉजिटिव चार्ज एंड बॉडी बी चार्ज बाय नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये पूछ सकता है, कई बार ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मासेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के मासेस में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से बी बॉडी पे जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपना मास यहीं छोड़ के जाएगा। मैं तुम्हारे घर आऊं तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपना मास अपने घर पे रख के आऊं और तुम्हारे घर आ जाऊं, नहीं, अपना मास लेके आऊंगा। बात समझ में आई। तो सिमिलरली इसका भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी अपना मास यहां से यहां लेके जाएगा। तो भले वो थोड़ा ही है, कितना है मास इसका, कितना होता है, ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब कहने का मतलब इतना चार्ज ये लेके जा रहा है जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे डिफिशियंसी हो गई। पर कंसर्न वो नहीं है, कंसर्न ये है कि मास पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपना मास भी लेके जाएगा, तो भले थोड़ा ही है, इतना ही है, तो इतना ही मास लेके जाएगा और बी में ऐड हो जाएगा वो मास, मतलब बी का मास बढ़ जाएगा, ए का मास घट जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्यों? क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अपना मास लेके निकला, और एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया मतलब अपना मास लेके बढ़ा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, उसी के अकॉर्डिंग इसका मास रिड्यूस होगा और इसका मास इंक्रीज होगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो सकता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मासेस ऑन द बॉडी ए एंड बी। क्या बॉडी के मासेस पे फर्क पड़ेगा? तो यस पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? जो बॉडी डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेगी मास अपना, और जो बॉडी गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन को, दैट बॉडी masses will be increases. So you can just write the answer that the body which loses the electron become the lesser in the mass, and the body which are gaining the electrons has mass, that mass will be increases. So you can just write it. Okay, वायर फंस गया था। चलो ध्यान से देखो, फिर ये इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक्चुअली हम बात करने वाले हैं किसकी, कि चार्ज कैसे होता है। चार्ज कैसे होता है वो तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया एक बॉडी दूसरे बॉडी में तो चार्ज हो गया, पर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे कैसे करा सकते हैं, उसके मेथड क्या क्या है।
अब हम लोग वो पढ़ने जाते हैं। तो क्या पढ़ने जाते हैं? चार्जिंग के मेथड। ये चार्ज जो हो रहा है, मतलब चार्जिंग जो हो रही है कैसे हो रही है, इसके कौन कौन से मेथड है, इलेक्ट्रॉन को कैसे इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम किसी बॉडी, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली हम वही पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये नोट कर लो और हम लोग अब उसको पढ़ते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया थोड़ा सा कि भाई अगर कोई बॉडी में चार्ज हो रहा है तो निगेटिव वाले चार्ज बॉडी के का मास बढ़ेगा और पॉजिटिव वाले का घटेगा। इस पे क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। अब मेथड ऑफ चार्जिंग में बेटा 3 मेथड पढ़ने हैं आपको। 3 मेथड कौन कौन से? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर से सुनो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको मैं समझा देता हूं, ये कभी एलोबरेट करने के लिए एग्जाम में नहीं आता। कभी बार इन बिटवीन 1 मार्क्स का क्वेश्चन भले पूछ लें, अदरवाइज एलोबरेट करने के लिए कभी भी नहीं आता। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन का इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब 2 बॉडी हो, सपोज कर लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये दोनों बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। मतलब ये मान लो चार्ज थी, ये न्यूट्रल थी, डिस्चार्ज थी, ये चार्ज, ये न्यूट्रल, दोनों कांटेक्ट में आए तो इस चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल वाले को भी चार्ज कर दिया, इस चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल वाले को भी चार्ज कर दिया। तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्यों? क्योंकि ये टच हुए, कंडक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन तो पढ़ा है ना, कंडक्ट होना। तो एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट चार्जिंग बाय कंडक्टर। ठीक है, तो चार्जिंग हो रहा है यहाँ पे। कैसे हो रहा है? फिजिकली टच किया जा रहा है, तो इसीलिए हमने बोला डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब इसका कैसे होता है देखो, मान लो एक बॉडी मेरे पास ये है, दूसरी बॉडी मेरे पास ये है। ये बॉडी मान लो निगेटिव चार्ज्ड है, ठीक है, और ये बॉडी मेरी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। और ये क्या है? चार्ज है। कैसी चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज बॉडी, और ये न्यूट्रल बॉडी। मान लो इस बॉडी का नाम ए है, इस बॉडी का नाम ऊपर लिख लेते हैं, इस बॉडी का नाम ए है, इस बॉडी का नाम बी है। अब ये देखो चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। तो अब जब ये बॉडी टच किए जाएंगे, चलो टच करके देखते हैं। इन दोनों बॉडी को क्या किया मैंने? टच किया। तो ये ए बॉडी हो गई मेरी और ये बी बॉडी हो गई। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ओके ओके है। तो देखो पानी जिधर ज़्यादा भरा होता है उधर से नीचे जिसमें कम होता है उसमें फ्लो होने लगता है ना। तो बस वही है, चार्ज भी यहाँ से ये निगेटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो हो जाएंगे। चार्ज इन द सेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो हो जाएंगे। तो ये भी चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आई? इस चार्ज बॉडी से बी वाला भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? ए वाला भी चार्ज हो गया और बी वाला भी चार्ज हो गया। ए की चार्जिंग कम हो जाएगी, ठीक है भाई, इसने कुछ चार्ज इसको दे दिया तो ए की चार्जिंग तो कम हो जाएगी ना। अब बात ये समझ में आती है, मुद्दे की बात यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक में हमने 11th में पढ़ा था, अब आधे बच्चों को तो 11th का पता ही नहीं होगा सर थर्मोडायनेमिक में कोई चैप्टर था क्या, ठीक है, बहुत होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक हीट बॉडी है और एक कूल बॉडी है और दोनों को जब हम टच करते हैं तो हीट बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी। कब तक होती रहेगी? जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, एक जैसा ना हो जाए, एक ही टेम्परेचर ना हो जाए, ठीक है। या ऐसे समझो कि अगर हमारे पास मान लो 2 कंटेनर हैं, एक में पानी ज़्यादा भरा है एक में कम है, और दोनों को हम लोग क्या किया, बीच में होल कर दिया, तो ज़्यादा वाले से कम में पानी फ्लो होता रहेगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे, दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं हो जाएगा। तो क्या ये चार्ज भी तब तक फ्लो करेगा? क्वेश्चन ये आता है। तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। नॉर्मली ये फ्लो नहीं करेंगे तब तक,
कुछ हो जाएगा, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है इसमें कम हो जाए, इसमें निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, हो सकता है इसमें निगेटिव चार्ज कम रहे, इसमें ज़्यादा रहे। मतलब पर एक कंडीशन मैंने बोला हाँ, हाँ का मतलब जब ये दोनों के शेप और साइज सेम हो। आइडेंटिकल नहीं बोल सकता, आइडेंटिकल इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। पर अगर आइडेंटिकल बोलो तो चार्जिंग को अगर हटा दो, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, केवल चार्ज को अगर हटा दे तो आइडेंटिकल ही हो गए। तो ए और बी अगर आइडेंटिकल है, मतलब शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल चार्ज डिवाइड कर लेंगे। मतलब अगर इसके पास 10 चार्ज हो, मान लो एग्जांपल के लिए, तो फिर ये 5 और 5 में डिवाइड हो जाएगा। अब चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। मान लो इसके पास Q चार्ज था तो इसके पास Q/2 चार्ज हो जाएगा। पर ये कब पॉसिबल होगा? इफ, यहां पे लिख लो, इफ A and B बॉडी या if both bodies have same shape and size, शेप एंड साइज, जब दोनों बॉडीज का शेप और साइज बिल्कुल सेम होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज किसी में कम किसी में ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई? चलो ये निगेटिव के देखो, तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास बी बॉडी न्यूट्रल थी, उसको ए बॉडी के कांटेक्ट में लाए तो बी भी चार्ज हो गई। तो इस डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आए ना, इसलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो अगर बात समझ में आ गई है तो अब देखो ध्यान से, अब एक मेथड हमने पढ़ लिया चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अच्छा अगर ये पॉजिटिव होता, मान लो ऐसा ले लिया होता हमने, तो अगर ये वाला बॉल बेटा मेरा पॉजिटिव होता, ध्यान से समझो, और ये वाला मेरा न्यूट्रल होता, जैसे यहाँ पे ये निगेटिव था, ये न्यूट्रल था, ऐसे पॉजिटिव होता न्यूट्रल होता, तो इसको टच कराते तो पॉजिटिव तो फ्लो हो नहीं सकता। तो यहाँ ऐसे समझो, यहाँ डिफिशियंसी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ये न्यूट्रल था, इसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे ज़्यादा है ना न्यूट्रल, तो इधर से इधर फ्लो हो जाते, ठीक है। तो क्या हो जाता, इधर थोड़े इलेक्ट्रॉन कम हो जाते, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता, और इसके पॉजिटिव न्यूट्रल, इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके पॉजिटिव भी थोड़े कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो ऐसे चार्जिंग हो जाएगी। तो मतलब देखो ये वाली बॉडी तो चार्ज हो गई ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये पहले से ही पॉजिटिव था। पर ऐसा तो है नहीं सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे भाई, एक लिमिट होगी तब तक आएंगे। अब वो डिपेंड करेगा कितने आएंगे, क्या ये दोनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, फिर से वही बात आएगी कि इनकी शेप और साइज अगर सेम होंगे तो बराबर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, नहीं तो कम और ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, या नोट करना है तो नोट कर लो पॉज करके वीडियो को। अब चलते हैं आगे। आगे कहानी है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना, ये फिजिक्स में आपको बार बार सुनने को मिलेगा, थोड़ा यहां समझ लोगे, थोड़ा आगे समझ लोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, विदाउट टचिंग। मतलब क्या हुआ समझो, सपोज कर लो मेरा ये हाथ था, ये चार्ज था और ये बोर्ड न्यूट्रल है या डिस्चार्ज बोल सकते हो। तो ये मेरा हाथ चार्ज है, यहां पे लाए, इस पे ऐसे टच कर दिया तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया। पर मैं अपने हाथ को लाऊं और ऐसे ही रख दूं और बस ये चार्ज हो जाए, मतलब थोड़ी दूर इसके पास ले आऊं पर इसको टच नहीं करो फिजिकली, और तब भी ये बोर्ड मेरा चार्ज हो जाए, ऐसे टाइप की चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड लिया ही गया है इंड्यूस्ड से, मतलब सेल्फ क्रिएट हो जाना, सेल्फ जनरेट हो जाना, अपने आप स्वतः पैदा हो जाना, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे खुद ही पैदा हो जाता है, टच नहीं करते हैं, जैसे भगवान नहीं करते थे था तो बस सारी शक्तियां चली जाती थी। बस ऐसे ही आना है, एक बॉडी, एक चार्ज बॉडी होगी, एक न्यूट्रल बॉडी होगी, मान लो ये न्यूट्रल है, चार्ज है, इसके पास आएगा, बस ये अपने आप ही चार्ज हो जाए। ऐसे टाइप के चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा अब ध्यान देना इस पे, कैसे होता कैसे है ये, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन होता कैसे है, तो ध्यान दो। मान लो ये मेरी न्यूट्रल बॉडी है और यहां पे एक चार्ज बॉडी लेके आए। अब चार्ज कैसा है, ये कोई भी चार्ज ले लो, ठीक है। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था,
एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अभी नेगेटिव का भी सीन करके दिखा देते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस बॉडी, मान लो ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, इसको इसके पास लेके आएंगे तो भाई ये तो मानते हो कि न्यूट्रल जरूर है, ये बी बॉडी मेरी क्या है, न्यूट्रल है। अब मुझे इसको टच तो कराना नहीं है, अब इसके पास तो लेके आ ही सकते हैं ना, मान लो दूर था इसको ले आए यहाँ पास। अब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, हाँ न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, बट इलेक्ट्रॉन है तो सही ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अंदर, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। जब इसके पास लेके आएंगे तो सारे नेगेटिव इसके इधर की तरफ आएंगे, क्यों, क्योंकि इसके पॉजिटिव था, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो सारे नेगेटिव इधर अट्रैक्ट होंगे, तो देखो सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे अट्रैक्ट होके। अब सारे मतलब सारे इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे। अब सारे इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएंगे, समझना इस केस को, सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर हो जाएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस ही तो नेगेटिव बनाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन से कमी हो जाएगी तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहां से आपके एक क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है कि अगर हम हेयर से अपने कॉम्ब को रब करते थे या स्केल से रब करते थे, सो इट स्टार्ट टू अट्रैक्ट द पेपर बिट्स, पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करने लगता था। क्यों का मतलब देखो, हमने यहाँ पे ऐसे रगड़ा, हम इसको पेपर बिट्स के पास लेके जाते थे, तो पेपर बिट तो न्यूट्रल था, वो अट्रैक्ट तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या होता है, जब इसको रब करने के बाद पेपर बिट्स के पास लेके गए, तो देखो ये था मेरा, मैंने इसको रब किया, रब करके इसको लेके जा रहे हैं, ये पेपर बिट है समझो, लेके गए, तो जब इसके पास लेके गए ना, तो इसमें चार्ज देखो इंड्यूस्ड हो गया। कैसे इंड्यूस्ड हुआ, इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को उधर धक्का, तो पॉजिटिव उधर चले गए, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए पेपर बिट इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता था, जबकि पेपर बिट होता कैसा था, न्यूट्रल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बात ये नहीं है, अब अगर इस पोजीशन पे इसको हम हटा लेंगे तो ये तो फिर से अपनी जगह पे चले जाएंगे, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या हुआ है, ये चार्ज का पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है चार्ज का, ठीक है। आगे पढ़ोगे पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइज्ड हुए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब यहां से अब इन दोनों चार्जेस को कलेक्ट करना है हमें कहीं, ठीक है। अब क्योंकि अभी इसको हटा लेंगे तो ये फिर से वैसे ही हो जाएगा न्यूट्रल, पर हमें तो इसको बी को चार्ज करना था ना। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसी को अर्थिंग कर देते हैं, अर्थ से एक वायर लेते हैं और इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिसको इस प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं। नीचे ये अर्थ है, ठीक है, प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे हम लोग अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी डंडी, फिर उसके नीचे छोटी, फिर उसके नीचे छोटी, फिर उसके नीचे छोटी छोटी छोटी, ऐसे कर दो, ठीक है, अर्थ बन जाता है, इसका मतलब अर्थ। तो इसको हमने अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो ये मान के चलना बेटा, ये समझो कि अर्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का भंडार होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भंडार होता है अर्थ। तो अर्थ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ऐसे ऐसे, और वो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों मिलके क्या हो, न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर दोनों मिलके जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो ध्यान देना बचेगा कौन, नेगेटिव चार्ज। तो बी बॉडी फाइनली हमारी चार्ज हो गई, बी बॉडी फाइनली चार्ज हो गई, नेगेटिव भी बचा, पॉजिटिव तो इसका खत्म हो चुका है, अर्थ ने खत्म कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो बी बॉडी फाइनली चार्ज हो गई। तो देखो हमने ए बॉडी चार्ज बॉडी बी बॉडी के पास लेके आए, पर टच नहीं कराया, फिर भी बी को चार्ज कर लिया। तो इस तरीके की चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, एक और कंसर्न है, अगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेके आते तो क्या होता, ठीक है, तो भी तो चार्ज होना चाहिए था। तो चलो ये मान लो बॉडी बी है और ये वाली बॉडी मेरी माइनस 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 है, मतलब नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और बी वाली क्या है, न्यूट्रल है। तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये वाली तो बतानी नहीं है, चार्ज बॉडी है, चार्ज्ड। इसको इसके पास लेके आए, इस बार देखो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस बार ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे दूसरी साइड चले जाएंगे। देखो यहाँ चले जाएंगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, तो इधर नेगेटिव हो जाएंगे, और इधर कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इधर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इस इधर को हम ग्राउंड कर देंगे, जब इधर को ग्राउंड कर देंगे तो फिर क्या बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव बी वाला बच जाएगा, इधर को ग्राउंड कर देंगे, देखो हम फिर से ऐसे पहुंच गए,
जब ग्राउंड कर दिया तो फिर यही बचेगा। लेकिन अगर मान लो मुझे दोनों टाइप के चार्जेस चाहिए, मुझे नेगेटिव वाला भी चाहिए, मुझे पॉजिटिव वाला भी चाहिए, कि भाई ठीक है, उस केस में कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन इधर ग्राउंड कर दें, ये मत करना गलती से। इलेक्ट्रॉन किसका भंडार है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन और मिलाते जाओगे, उसका क्या है? उसके तो मजे हैं भाई, और उसकी फैमिली बढ़ती जाएगी, उसके मतलब सैनिक और बढ़ते जाएंगे लड़ने वाले। इसको नहीं, पॉजिटिव को हमेशा ग्राउंड करना है। अब टेंशन की बात यहाँ पे है, अब ये तरीका हम नहीं यूज कर सकते। अब देखो, अर्थिंग नहीं कर सकते। अगर किसी ने बोला मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए, तो हम अर्थिंग नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ तक तो इंड्यूस्ड कराया, पोलराइज हो गए चार्ज। अब हम कॉन्टैक्ट का फिर से सहारा लेंगे। हमने यहाँ पे एक बॉडी लेके आए C, ठीक है। कौन सी बॉडी लेके आए? C बॉडी लेके आए। अब C बॉडी ये भी कैसी है? न्यूट्रल। एक बॉडी एक्स्ट्रा लेके आए C बॉडी, जो कि वो भी न्यूट्रल है। अब क्या होगा? ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी, मतलब ये न्यूट्रल है, मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है, पर इस साइड में देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर जाएंगे, जैसे कॉन्टैक्ट में हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो जाएंगे। कब तक फ्लो होंगे? जब तक कि इसको इलेक्ट्रॉन ले सकेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। तो अब यही इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव के साथ मिलकर ये न्यूट्रल होते जब इसको हटा लिया जाता, तो इसमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉन मान लो फ्लो हो जाएंगे, तो भी कुछ पॉजिटिव चार्ज तो बच ही जाएंगे ना, जो न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब अब मेरी बी बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी चार्ज, और सी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए। तो सी मेरी कैसी हो जाएगी? निगेटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी। फिर से समझो, ये चार्ज पोलराइजेशन तक समझ में आया होगा। ये निगेटिव चार्ज को लेके आया, निगेटिव वाले ने इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, तो इधर निगेटिव बन गया, इधर पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव को अगर अर्थ कर देंगे तो ये बी बॉडी केवल निगेटिव चार्ज बचेगी, फिर से यहीं आ गए। लेकिन अगर मान लो मुझे अलग अलग चार्ज लेना है, तो हम एक सी बॉडी लेके आए जो न्यूट्रल थी, उसको बी के साथ टच कराया, थोड़ी देर तक टच कराए रहे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गए, तो अब निगेटिव वाला इधर आ गया, इधर क्या बचेगा? पॉजिटिव। ऐसे समझ लो। तो जो फाइनली बचेगा, थोड़ी देर के बाद दोनों को हटाएंगे तो मेरा ये बन जाएगा, यानी कि ये बी बॉडी, बी वाली सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये सी बॉडी है, सी बॉडी में सिर्फ निगेटिव निगेटिव। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इस प्रोसेस से हमने दोनों टाइप के चार्ज को कलेक्ट कर लिया। अर्थिंग वाले से केवल नेगेटिव कलेक्ट कर पा रहे थे, इससे क्या किया मैंने? दोनों चार्जेस को कलेक्ट कर दिया, ठीक है। एनसीईआरटी में अर्थिंग करके दिया हुआ है, पर ये भी एक प्रोसेस है, तो ये भी आप नोट डाउन जरूर कर लो, ठीक है। तो नोट कर लो। चलो इरेज कर दें भाई, ठीक है। अब थर्ड पढ़ने चल रहे हैं। थर्ड क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब ये देखो, चार्जिंग के मेथड पढ़ रहे हैं, मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे कैसे मूव होता है, ठीक है। मतलब कैसे चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, ठीक है। ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही होता है, पर कैसे चार्ज होता है, वो ट्रांसफर कैसे कराते हैं, एक्चुअली हम वो पढ़ रहे हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये मेथड नंबर 3 है। इससे पहले वाला मेथड नंबर 2, फिर उससे पहले मेथड नंबर 1। तो चार्जिंग बाय, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन पढ़ रखा है 11th में, बहुत अच्छा, 12th में भी पढ़ोगे। देखो, दो बॉडी को ऐसे ऐसे रब करते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। जब दो सरफेस एक दूसरे पे रब होती है तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। जब रब होने से एक्चुअली होता क्या है? रब होने से एक हीट जनरेट होती है, और उस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो रब करने से क्या हुआ यहां समझना, हीट जनरेट हुई, उस हीट से क्या होगी? थर्मल एनर्जी। हीट क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है भाई, ठीक है। ये थर्मल एनर्जी कौन ले लेगा? टेकन बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना इसको। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रब किया, ऐसे 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 ऐसे, जब रब किया तो इसमें एक हीट जनरेट हुई, उस हीट से थर्मल एनर्जी बनी। जब वो थर्मल एनर्जी सफिशिएंट हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको मिली। जब रब कर रहे हैं जिन एटम को, तो एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मिली। अब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाएगी तो क्या होता है? पढ़ा होगा बोहर्स मॉडल में, या बोहर्स मॉडल में जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है, जंप कर जाता है, जिसको बोलते थे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और अगर जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता था, क्योंकि उस पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता था, सब पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, उस पे ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता होता तो फिर नीचे आ जाता था, उसको बोलते थे डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा आउटर मोस्ट तो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिसको रब कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाएगा। अब कौन सी बॉडी से किस बॉडी में जाएगा वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ग्लास रॉड लिया और सिल्क क्लॉथ लिया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन देगा और सिल्क रॉड लेगा, यानी कि ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे जाएंगे तो सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो प्रॉपर्टी मैटर की हो गई भाई, इसमें तो हम लोग कुछ साइंस जैसा कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, ये तो प्रॉपर्टी हो गई मैटर की कि वो डोनर है, अगर डोनर होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा तो उस केस में वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कंसेप्ट समझ आया, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात बोलूं हीट हुई, हीट से थर्मल एनर्जी टेकन बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होकर दूसरी मटेरियल में बॉडी में चले जाते हैं। अब किधर से किधर जाते हैं ये मैंने बताया, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को क्या ले सकते हैं, द चार्ज डेवलप्ड व्हेन two body are rubbing with each other is called charging by friction, ठीक है। अब मैंने बोला किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, ये डिपेंड करता है बेटा मटेरियल पे। तो कुछ मटेरियल में एग्जांपल दे देता हूं, जैसे पॉजिटिव चार्ज किस मटेरियल पे आता है नॉर्मली, और नेगेटिव, देखो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल पे कौन सा चार्ज आएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ग्लास रॉड जब रब किया जाता है किसके साथ में, सिल्क क्लॉथ के। अब ये वाला क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया है कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ सो विच हैव पॉजिटिव चार्ज एंड विच हैव नेगेटिव चार्ज, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम सीधा लिख देंगे ग्लास रॉड है पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ है नेगेटिव चार्ज, 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार उठता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा एक दो मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा क्या है, दूसरा मैंने जैसे बोला फर का मतलब हेयर का मतलब इसे फर नहीं से हेयर बोलेंगे, लेकिन फर और कैट स्किन, बिल्ली की स्किन, ठीक है। इसको जब एबोनॉइड रॉड्स के साथ में रब किया जाता है तो एबोनॉइड रॉड पे नेगेटिव, इस पे फर या कैट स्किन पे पॉजिटिव आता है। ऐसे ही वूलन क्लॉथ को जब हम रब करते हैं प्लास्टिक के साथ में तो प्लास्टिक पे नेगेटिव, वूलन क्लॉथ पे पॉजिटिव। सिमिलरली वूलन क्लॉथ व्हेन रब्ड विद द रबर will get the negative charge and woolen cloth will get the positive charge. Similarly, when woolen cloth rubbed with the ember, so ember get the negative charge and woolen cloth get the positive charge. तो ये मैंने कुछ बता दिया कि किसको किसको रब करने से किस पे होता है। नॉर्मली यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 3 4 5 या 1 2 और होंगे, देख लेना एग्जाम्पल। वहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है, जरूरी नहीं आ ही जाए, पर हाँ आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। नीट की तो उम्मीद नहीं करना, अभी नीट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, तो यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन उठता है। तो आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं, और ध्यान रहे कि ये वीडियो जो बनी है, ये जो लेक्चर मैंने बनाया है, ये बहुत बेसिक लेक्चर है। बेसिक इन द सेंस इसमें आपने सिर्फ वो बातें पढ़ी हैं जो बातें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले आनी चाहिए थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा तो वो चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लासेस में जैसे बहुत से ऐसे, मान लो एनसीईआरटी में नहीं मिला हो, लेकिन बहुत से स्कूल्स फॉलो करते हैं, सपोज करो लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक, ठीक है,
6, 7, 8, 9, 10 सब में वो लखमीर सिंह मंजीत कौर चलाते हैं, उन लोगों ने ये इंडक्शन पहले ही बता दिया है क्या होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने बताई हैं। अब इसको आगे फर्दर कल से पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उस पर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। फिर पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। कूलाम्स लॉ फिर ये भी बताएंगे कूलाम्स लॉ वैलिड क्यों नहीं है, कौन सी ऐसी सिचुएशन बनती है कि कूलाम्स लॉ वहां पे वैलिड नहीं होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक उसके भी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो ओके बेटा, बाय। आज अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। और क्या पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और कूलाम्स लॉ के साथ में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।